गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिखा सिंह और हम लोग गृह विज्ञान में टेक्सटाइल वाला जो मेरा पार्ट है उसमें आज हम पढ़ेंगे ऊन। ये हमारा लेक्चर वाइज 5वां लेक्चर है टेक्सटाइल में और आज हम ऊन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे सारी जानकारी हासिल करेंगे। आइए देखते हैं ऊन। जानता रेशा है ऊन, ठीक है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, ठीक। जन्म स्थान मेसोपोटामिया है और पहला ऊन मेरिनो जाति का जो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त होता है। ये किस देश में प्राप्त होता है? स्पेन, यूरोप में। पाशमीना के बारे में आप जानते हैं, काश्मीरी शॉल जो कि हमारे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सारी इसकी छोटी छोटी विशेषताएं थी। अब मैं आपको बताऊंगी ऊन उत्पादन में कौन सा देश जो है वो सबसे आगे है। वो देश है ऑस्ट्रेलिया, पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर है आपका चाइना और फिर है यूएसए। याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएसए। फिर ऊन उत्पादन में अग्रगणी राज्य कौन सा है? तो राज्य है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और फिर यूपी। यहाँ से प्रश्न उठता है दोस्तों, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर देश पूछेगा तो सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएसए है। और अगर राज्य पूछेगा तो सबसे आगे हमारा है राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, फिर यूपी हमारा चौथे नंबर पे है। विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट जो होता है ये विक्यूना ऊंट की प्रजाति होती है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो विक्यूना ऊंट है ये हमको पेरू प्रदेश व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ओके, फिर है इसमें पूछ देता है, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ये जानता रेशा ऊन है ये हमें जानवरों के विभिन्न सारे जानवर जो होते हैं उनकी बाल से प्राप्त होता है। तो जो जो इसके स्रोत होते हैं, जैसे बहुत सारी बकरी है, खरगोश है, भेड़ है, तो उसके बारे में पूछ देता है कि किस देश का है, कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट में कुछ जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो लिख दिया है और उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे कह रहा है अंगोरा बकरी के बाल। एक बार एग्जाम में पूछा था अंगोरा क्या है? बकरी है, भेड़ है, खरगोश है, ऐसा करके ऑप्शन दिया था। तो दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा, अंगोरा जो है वो एक बकरी की प्रजाति है। अंगोरा बकरी के बाल को मोयर कहते हैं जो तुर्की में भी पाया जाता है, ठीक है। कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी हमको कहाँ कहाँ मिलेगी? तो ये हमको मिलेगी चीन में, हिमालय में तथा विश्व के उत्तर पश्चिम भाग में हमको ये मिलेगी। नेक्स्ट है अल्पाका। अल्पाका हमको पेरू में पाया जाता है और इसके जो बाल होते हैं रेशे के ये 10 से 12 इंच तक के होते हैं। नेक्स्ट है अंगोरा। अंगोरा एक खरगोश की प्रजाति है, याद रखिएगा। मूलतः फ्रांस में पाया जाता है प्लस टर्की में भी पाया जाता है। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, सभी स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए इससे जो है ना एक प्रश्न यहाँ से तो उठना ही है कि कौन सी बकरी है, कौन सा भेड़ है, फिर कहाँ से पाया जाता है। प्लस देश मैंने आपको बता दिया कि देश में कौन कौन से देश इसमें आगे हैं ऊन के उत्पादन में, फिर राज्यों में कौन कौन से राज्य सबसे आगे है उत्पादन में। इतने सारे ये जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ सारा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको एक जगह लिख दी हूँ और आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। फिर है लामा ऊंट कहाँ पाया जाता है? इसके भी बाल का प्रयोग हम ऊन बनाने में करते हैं, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऊन का वर्गीकरण। ओके, आइए देखते हैं ऊन का वर्गीकरण यहाँ 5 भागों में किया गया है। सबसे पहले है बेस्ट वूल, यानी बेस्ट वूल वो ऊन होता है जो हमको मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त होता है और जो कि स्पेन और यूरोप में कई बार देखिए आ चुकी है चीजें, तो इसको याद कर लीजिएगा। मेरिनो जाति का जो भेड़ है वो स्पेन यानी यूरोप में पाया जाता है। तो ये जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है ये हमको, जिसको बेस्ट वूल बोलते हैं, ये मेरिनो जाति के भेड़ से प्राप्त होता है। फिर है फ्लीस वूल। फ्लीस वूल वो होता है जिसको हम जीवित भेड़ से उतारते हैं, यानी जो भेड़ जिंदा है उनसे जिसको हम उतारेंगे उनको, उसको बोलते हैं फ्लीस वूल। फिर तीसरा है पुल्ड वूल। पुल्ड मतलब खींचा हुआ, यानी जो मरी हुई भेड़ें होती हैं उनसे जो हम ऊन बनाते हैं उनके रेशों से, इसको हम बोलते हैं पुल्ड वूल। नेक्स्ट है टैगलॉक। टैगलॉक जो होता है इसको बोलते हैं निम्न स्तर का ऊन, यानी जिसकी क्वालिटी बहुत लो लेवल की होती है उसको हम बोलते हैं टैगलॉक वूल। एक है कॉटी वूल। कॉटी वूल से हम लोग नमदा, गलीचा जो बनाते हैं, दरी वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे बहुत विपरीत जलवायु होती है स्टूडेंट्स, वहां पे इस तरह का वूल पाया जाता है जिसको कॉटी वूल बोलते हैं। देखिए 5 तरह का है, एक बेस्ट वूल है, एक फ्लीस वूल है, एक पुल्ड वूल है, एक टैगलॉक वूल है, एक
कॉटी वूल है। तो सबसे बेस्ट आपका मेरिनो हो गया। फ्लीस जो हो गया वो जीवित भेड़ से उतारा गया। पुल्ड यानी मरे हुए भेड़ से जो बनाएंगे हम ऊन। फिर टैगलॉप वूल जो निम्न स्तर का ऊन होता है। और कॉटी नमदान दरी और विपरीत जलवायु में इसका उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों ऊन के उत्पादन में क्या क्या प्रक्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊन के उत्पादन जितने भी हमारे रेशे हैं उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उससे एक प्रश्न हमेशा आता है। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका एक तैयार हो रहा है कि ऊन की प्रोसेसिंग क्या है। मैंने आपको कॉटन का बता दिया, लिनन की प्रोसेसिंग बता दी, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ऊन का उत्पादन कैसे होता है। ओके, देखिए सबसे पहले ऊन की कताई की जाती है, यानी जो जानवर होते हैं उनके शरीर से बालों को उतारा जाता है, उसको बोलते हैं शेयरिंग। ठीक, फिर नेक्स्ट है श्रेणीबद्ध करना एवं छांटना, यानी उसकी ग्रेडिंग की जाती है, क्योंकि एक ही जानवर के शरीर पे जितने बाल होते हैं, ठीक है, वो कि उसकी बॉडी के किस पार्ट का बाल जो है सबसे अच्छा होगा, ठीक है, कौन सा जो है वो खराब होता है, उस हिसाब से, क्योंकि जितने भी बाल पाए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज तो हो ही जाता है, तो उसके हिसाब से हम उसकी क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं। ग्रेड करने के बाद उसको शॉर्टिंग कर लेते हैं, मतलब उसको छांट लेते हैं। तीसरा है धोने तथा चमकाने की प्रक्रिया। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, धुलते हैं और उसको स्काउरिंग करते हैं, यानी सफाई की प्रक्रिया से उसको गुजारा जा रहा है। फिर है कार्बनीकरण, यानी कार्बोनाइजिंग करते हैं, सॉरी। चौथा है ड्राइंग एंड ऑयलिंग, धुलने के बाद उसको सुखाया जाता है, उसकी ऑयलिंग की जाती है। पांचवा है आपका कार्बनीकरण, यानी कार्बोनाइजिंग करते हैं। उसके बाद हम उसको रंगते हैं, डाइंग के बाद है कार्डिंग, यानी उसके बाद उसकी धुनाई होगी, धुनाई के बाद उसकी कॉम्बिंग होगी, उसकी कंघी की जाएगी, कॉम्बिंग एंड जेलिंग। उसके बाद ड्राइंग, उसकी खिंचाई की जाएगी, खिंचाई करने के बाद उसको घुमाया जाएगा, रोलिंग के बाद क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, उसकी कताई करेंगे, कताई करने के बाद हम उसकी विविंग करते हैं, बुनाई करते हैं, बुनाई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको डाइंग, फिर से रंगेंगे, ब्लीच करेंगे, और फाइनल उस पे हम परिसज्जा करेंगे, फिनिशिंग। लास्ट 14वां है फिनिशिंग, और 15वां है आपका वॉशिंग, यानी परिसज्जा के बाद फिर फाइनल उसको एक बार धुला जाता है। ये 15 प्रक्रियाएं हैं ऊन के उत्पादन में, पूरे चरण। इसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले ऊन की कताई करते हैं, कताई करने के बाद उसको ग्रेडिंग और शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है, श्रेणीकरण करना तथा छांटना। तीसरा है धोने तथा चमकाने की प्रक्रिया। फिर चौथा है कार्बनीकरण। छठवां है रंगना, फिर है धुनना, फिर कंघी करना, खिंचाई करना, घुमाना, कताई करना, बुनाई करना, रंगाई करना, ब्लीच करना, और लास्ट में उसको फिनिशिंग देंगे, परिसज्जा देंगे, और परिसज्जा के बाद फाइनल उसको एक बार वॉश करेंगे। ये था ऊन के उत्पादन की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे ऊन की भौतिक विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका संगठन देख लें कि किस किस चीज से मिलकर बना है। तो इसमें दोस्तों कार्बन जो होता है वो 50% होता है। कितना? 50%, याद रखिएगा, कार्बन 50%। फिर है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है इसमें 22 से 25%, 22 to 25%। फिर आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 16 से 17%। कितना? 16 से 17%। फिर आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ये होता है 7%। उसके बाद पाया जाता है इसमें गंधक यानी सल्फर, सल्फर पाया जाता है इसमें 3 से 4%। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठता है। आपको लगता होगा कि मैम बहुत छोटा छोटा लिखती हैं, पर मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं और मुझे बोलना भी होता है, इसलिए मैं चीजों को पहले से लिख लेती हूँ ताकि उस वक्त मुझे सिर्फ बोलना हो, समझाना हो आपको। तो देखिए यहाँ पे जो संगठन है इसका, इसमें कार्बन 50% पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन जो है 22 से 25% पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन 16 से 17% होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो 7% होता है, और सल्फर जो होता है वो 3 से 4% होता है। और टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर उठता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम आएंगे ऊन की भौतिक विशेषता के अंतर्गत और क्या क्या विशेषता है। देखिए ये जो ऊन है ये प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। इसमें पूछता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है ऊन में। ओके, फिर है अणु विच्छिड़ी आकृति, यानी इसको जब हम उससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा
दोनों छोर पर नुकीला, मध्य भाग में गोलाकार रचना और बहुकोशिकीय होता है। जब भी इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कई लेयर्स है, इसमें आपको 2-3 परत दिखाई देगी। ओके, अब अनुप्रस्थ काट में जब इसको काटते हैं तो इसमें 3 परतें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जो बाह्य परत है, ये बाहर वाला आप जो गोला देख रहे हैं, इसको बाह्य परत, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब ये वाला पार्ट जो गोले का, ये बाहर वाला पार्ट है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। मध्य परत, इसको बोलते हैं कार्टेक्स। ये जो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके ये जो शेप बना है, ये आपका मध्य परत है। और बीच में जो डार्क सा है, ये इसको बोलते हैं अंत परत, इसको बोलते हैं मेडुला। इसमें से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि मेडुला उसका कौन सा भाग होता है, क्यूटिकल उसका कौन सा भाग है, कार्टेक्स उसका कौन सा भाग है। तो देखिए, जो बाह्य भाग है इसको क्यूटिकल बोलते हैं। ये जो आंतरिक अंदर आपको बिंदी बिंदी जैसी संरचना दिख रही है, क्यूटिकल है। और अंदर जो ये डार्क इतना है, ये इसको मेडुला बोलते हैं, याद रखिएगा। अब है प्राकृतिक रेशों में ये सबसे निर्बल रेशा है। गीली अवस्था में ये 25% कमजोर हो जाता है। यहाँ से प्रश्न उठता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ऊन गीला होता है तो उसकी शक्ति जो होती है वो 25% तक कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और हमारे जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उसमें सबसे निर्बल यानी सबसे कमजोर रेशा अगर हम देखेंगे तो वो हमारा ऊन है। फिर है लंबा धागा। इसके जो धागे होते हैं वो लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। अक्सर देखा जाता है ये 1 से 4 इंच के होते हैं और कहीं कहीं इसको 7 से 8 इंच भी देखा जाता है। ओके, चमक कम परंतु अच्छी चमक, यानी इसमें शाइन बहुत नहीं होता है, लेकिन जितना होता है वो अच्छा होता है। और लचीलापन ये होता है क्योंकि ऊन जो है उसको खींचने में क्या है, वो बढ़ता है। फिर लहरदार भी होता है, ऐठन भी होती है, यानी इसमें क्या होता है, लहर होती है, ऐठन होती है, जिसके कारण यानी जिसमें जितनी अधिक ऐठन होगी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का ऊन होगा। फिर है संकुचन। दबाव, नमी तथा ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। किसका किसका? दबाव का, नमी का तथा ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। ताप के ऋणात्मक संचालक, ये ताप को जो है नहीं सह पाते हैं। अगर ताप का प्रयोग आप इसमें करेंगे तो ये जल जाएगा। ओके, धूप में बुरा प्रभाव पड़ता है ऊन पे, यानी इसको धूप में नहीं सुखाना चाहिए। नेक्स्ट है फफूंदी नहीं लगती परंतु कीड़े इसे नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से निर्मित रेशा है, इसलिए इसमें कीड़े तो फफूंदी तो नहीं लगेंगे, बट हाँ कीड़े इसको नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्था, यानी इसमें जो लचीलापन होता है वो अच्छा होता है। और देखेंगे तो प्राकृतिक मतलब जितने भी स्रोत है उसमें सबसे अच्छा अगर किसी में लचीलापन होता है तो फर्स्ट नंबर पे ऊन में होता है। प्रत्यास्था यानी उसको मोड़ने के बाद वो फिर अपने शेप में आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यास्था। ये बहुत अच्छा होता है ऊन में। प्राकृतिक रेशों में जितने रेशे होते हैं उसमें प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था जो है ये ऊन की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, उसमें ये फर्स्ट नंबर पे होता है। नेक्स्ट है प्योर ऊन, जो हमारा होता है उसमें शिकन नहीं पड़ती, यानी प्योर ऊन की एक विशेषता होती है कि उसमें क्या है, उसमें शिकन नहीं पड़ती है। फिर है ऊन की संरचना कैसी होती है, ये टीजीटी में प्रश्न आ चुका है। ऊन की संरचना जो होती है वो शल्की होती है। वो आप उसको देखेंगे ना तो जब उसको आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कई परत में है, इसीलिए उसकी संरचना कैसी है, सल्की है। ऊन के वस्त्रों की कैसी धुलाई करनी चाहिए हमको? ऊन के वस्त्रों की हमको शुष्क धुलाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी धुलाई जो है वो शुष्क की जाती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब ये कमजोर, जब ये गीला होता है तो इसकी जो शक्ति होती है वो 25% कम हो जाती है, यानी गीली अवस्था में ये 25% तक कमजोर हो जाता है। इस नाते इसकी हम ड्राई वॉश करते हैं, शुष्क धुलाई होती है। और ऊन की जो संरचना होती है वो सल्की होती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इसकी क्या क्या रासायनिक विशेषताएं। ये सारी विशेषताएं जो आपको बताई गई ये इसकी भौतिक विशेषताएं हैं। अब आइए इसकी रासायनिक विशेषता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल का प्रभाव, यानी ये सल्फर के घोल से जो ऊन है वो नष्ट हो जाते हैं, यानी सल्फर हमको इसमें यूज नहीं करना है। फिर है क्लोरीन हाइपोक्लोराइड, ये क्या है, ऊन के लिए बहुत ही हानिकारक है। ओके, फिर है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परमैंगनेट अच्छा होता है किसके लिए, ऊन के लिए। क्या क्या अच्छा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत अच्छा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा है, सोडियम परमैंगनेट क्या है, ऊन के लिए एक अच्छा रसायन है। फिर है क्षार का प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है क्षार का। ओके, अगर आप क्षार का प्रयोग करेंगे ऊनी वस्त्रों को धुलने के लिए तो क्या है, ये कड़ा हो जाएगा, पीला हो जाएगा और इसके रोए जो होते हैं ऊनी कपड़ों में वो फैलने लगते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बोरेक्स और अमोनिया से इस पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।
और कास्टिक सोडा जो होता है वो ऊन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्या? कास्टिक सोडा जो होता है वो ऊन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि बोरेक्स और अमोनिया जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका कोई मतलब बुरा प्रभाव उन पर पड़ता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग हमको इस पे नहीं करना है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज हम ऊन पे नहीं करेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड धोने तथा ब्लीच के काम में लाया जाता है। किसके? ऊन के। ये जितनी लाइंस आप देख रहे हैं ये सारे से प्रश्न उठ चुका है और फिर उठेगा, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन फिर यहीं से आना है, कहीं और से नहीं आएगा दोस्तों, यहीं से फिर क्वेश्चन आएगा। और मैंने आपको जितनी चीजें बताई है ना इस बोर्ड पे, ऊन से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, क्रोम रंग से इसको रंग सकते हैं, यानी ऊन को हम क्रोम रंगों से रंग सकते हैं। पसीने से ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं। पसीने से क्या होगा? जो ऊनी वस्त्र होता है वो खराब हो जाता है। वर्स्टेड वस्त्र तैयार करने के लिए लंबे ऊनी रेशों की आवश्यकता हमको होती है। ये सारा एग्जाम में आ चुका है। ओके, मेरिनो नामक ऊन 13वीं सदी में स्पेन यूरोप में पाया गया। अब आपको लगता होगा कुछ चीजें बार बार यहाँ पे आ रही है, जैसे स्पेन का नाम बार बार आ रहा है, मेरिनो जो भेड़ है उसका नाम बार बार आ रहा है, अंगोरा बकरी का नाम बार बार आ रहा है, अंगोरा खरगोश, सॉरी अंगोरा जो आपके खरगोश है, उसके बाद ये सारे नाम जो है बहुत रिपीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है और वो सारी चीजें अगर रिपीट हुई है तो मैंने उसको कई बार लिख भी दिया है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये चीजें फिर एग्जाम में आ सकती हैं। मेरा मकसद यहाँ पढ़ाने का आपको यही है कि यदि ऊन के टॉपिक से एक भी प्रश्न अगर आता है तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है और नेट के पेपर में तो हमारे एक एक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। और मेरिट हम देख रहे हैं कि मेरिट जो है वो दिन प्रतिदिन नेट में हाई होती जा रही है। JRF होने के लिए आपको कम से कम 67-68% नंबर चाहिए, वहां आपको एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। रेशो से प्रश्न तो आते ही आते हैं, वो कोई भी रेशा दे दे, तो जो जितने मेन रेस हैं जहां से प्रश्न उठता है उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। एक बार और प्रश्न पूछा था कि ऊन जलने के बाद, ऊन को जब हम जलाते हैं तो उसमें कैसी गंध आती है? जैसे हम जलाते हैं तो बाल जैसा महकता है, जैसे अगर हम अपने बाल को जलाए तो जैसे स्मेल आएगी वैसा ही स्मेल आएगा। और उसके बाद अगर आप प्रोटीन के रेशे को जब जलाएंगे तो उसका जो जलने के बाद जो होता है उसका पार्ट जो है भुरभुरा सा नहीं होगा, जैसे लिनन का और कॉटन का, ये बूंद के जैसा हो जाता है, टाइट बिल्कुल। ओके, ये भी याद आपको रखना है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इसका यूज किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इसका जन्म स्थान मेसोपोटामिया है। पहला ऊन मेरिनो जाति का ऊन है, ठीक है, जो हमको स्पेन में प्राप्त होता है, मतलब वहीं से इसका प्रारंभ भी हुआ। पश्मीना ऊन जो हमारे कश्मीर में यूज होता है, पश्मीना की साल बनाई जाती है कश्मीर में। ओके, ये हमारे भारत के लिहाज से बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। एक बार मैंने हायर का एग्जाम दिया था तो उसमें पूछा था कि कश्मीरी में जर्द वर्ड जो है, जर्द ये किस रंग के लिए प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, येलो रंग के लिए। किसके लिए? येलो, पीले रंग के लिए कश्मीरी लोग जो है वो जर्द वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग कढ़ाई वढ़ाई करते हैं पश्मीना के साल पे, इसलिए क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया और मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आजकल प्रश्न जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, थोड़ी सी चीजें घुमा देती हैं और हम वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम रिवीजन कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से इसका सर्वप्रथम विकास हुआ, उनका कौन कौन से देश आगे हैं। मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है प्रथम स्थान पे है। अगर राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पे है उनके उत्पादन में। फिर जहां जहां से जितने भी जो जानवर है वो कौन सा बकरी है, कौन सा भेड़ है, जैसे मैंने आपको बताया अंगोरा बकरी, अंगोरा जो है खरगोश है, सॉरी अंगोरा जो है बकरी के बाल, अंगोरा बकरी के से जो बाल प्राप्त होते हैं उसको मोयर बोलते हैं, और अंगोरा खरगोश भी होता है, ठीक है, वो मूलतः फ्रांस में पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अल्पाका जो है वो पेरू में पाया जाता है। लामा ऊंट जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। ऊन का वर्गीकरण से प्रश्न नेट में अक्सर आ चुका है, उसमें पूछ देता है, मिलान करने को आ जाता है, बेस्ट वूल कौन सा है, फ्लीस वूल मतलब क्या होता है, पूल्ड वूल क्या होता है, फिर टैगलॉक वूल क्या होता है। तो ये सारे के बारे में आप
आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऊन का वर्गीकरण है और कौन सा किसके अंतर्गत आता है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर ऊन के उत्पादन में 15 प्रक्रियाएं हैं, 15 चरण हैं, उन चरणों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। फिर मैंने आपको उनकी भौतिक विशेषता में क्या क्या इसमें होता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, कितने % होता है, ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। हो सके फिर कुछ रिपीट कर दे, उस टाइम ऑक्सीजन पूछा था, हो सके इस बार ये आपका कार्बन पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। कौन सा रेशा है जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो ऊन है। इस बात का आप लोग को बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक विशेषता मैंने आपको बता दी। यहाँ पूछता है कि प्रोटीन प्रधान रेशा है तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तो इसकी रचना कैसी होती है, शल की रचना होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बता दिया, कार्टेक्स, क्यूटिकल, मेडुला। यहाँ से भी प्रश्न उठ चुके हैं। ठीक, गीली अवस्था में ये जो है 25% तक कमजोर हो जाते हैं उनके रेशे, यहाँ से भी ऑलरेडी प्रश्न उठ चुके हैं। हो सके सारे प्रश्न फिर से कहीं रिपीट कर दे आपके किसी भी एग्जाम में, वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, कोई चीज बाहर से नहीं आती है, चीजें हमारे सिलेबस से ही आती हैं। लेकिन बात है क्या, उन चीजों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने ध्यान दिया। ये जो आप ये सार देख रहे हैं ऊन के चैप्टर का, इसको मैंने पूरी किताब को, ऊन का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद ये मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट तैयार किया है। और मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों, आप भी किताब को पढ़ें, क्योंकि जब आप किताब को पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपके सामने एक बार फुली आएंगी। पूरा आप एक एक लाइन उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको और डीप नॉलेज होगी और आप भूलेंगे नई चीजों को। और एग्जाम में रिवीजन के लिए इतना बहुत है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखिएगा। पर हाँ, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले कॉटन पढ़ाया था, फिर लिनन पढ़ाया, फिर आपको ऊन पढ़ाया, तो मैंने कहा था ये सारे चैप्टर आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा? जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो क्या बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, तभी तो रिजल्ट आएगा। सिर्फ शिखा मैडम के पढ़ाने से नहीं होगा जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ेंगे। शिखा मैडम आपको गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं, आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकती हैं, लेकिन पढ़ाई दोस्तों आपको स्वयं खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य आपका है, प्राप्त आपको करना है। मेरा लक्ष्य मैंने जो बनाया वो मैंने प्राप्त किया, और भी अगर मैं अच्छा अपने लाइफ में चाहती हूँ तो मैं उसके लिए और अच्छा काम करूंगी। इसी प्रकार प्रत्येक स्टूडेंट्स को यही काम करना होगा। अपना लक्ष्य उनका निर्धारित है, उस हिसाब से हमको खुद उस पर काम करना होगा। मैं आपका मदद कर सकती हूँ, सहयोग कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ बड़ी बहन के रूप में, लेकिन पढ़ाई आपको स्वयं करनी होगी। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लॉकडाउन में घबराए नहीं, पढ़ाई करें। पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका यूज आपकी जिंदगी में जरूर होता है। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं आप सब, क्या आपको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं? अगर नहीं लगते हैं तो डिसलाइक भी करिए, मुझे पता चले कि मेरी कुछ कमी है तो मैं उसको सुधारूं। पर आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी दोस्त जो भी मेरी वीडियो देखें वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी गृह विज्ञान के बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें। और मैं एक बार बोलूंगी कि मैं साइड हो जाती हूँ, आप सभी स्टूडेंट इसका आप वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कल। हम लोग सिल्क पढ़ेंगे, रेशम के बारे में हम इतनी गहराई से सारे नॉलेज आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि रेशम क्या होता है, उसकी भौतिक विशेषता क्या होती है, रासायनिक विशेषता क्या होती है, उसकी उत्पादन की क्या प्रक्रिया होती है, हमारा कौन सा देश आगे है, ठीक है। सारी चीजें जो भी उसकी विशेषता है वो सारे मैं आपसे कल शेयर करूंगी। आज आप ऊन को अच्छे से पढ़िए जो मैंने आपको बताया, और अगर आपको चीजें मेरी पढ़ाई हुई समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं सुधार कर पाऊं। मैं तो यहाँ पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप जब तक नहीं बताएंगे कि क्या कमी है, मैं कैसे उसमें सुधार करूंगी। इसलिए प्लीज स्टूडेंट्स आप कमेंट करें, आप वीडियो को अंत तक देखें। ओके, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको सिल्क पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।